आप जब स्केल को सर पर रब करते हो ना, तो उस स्केल को जब आप कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हो तो कागज के टुकड़े उस स्केल की ओर क्या होते हैं, आकर्षित। रीजन क्या है? रीजन इज वन एंड ओनली आवेश, आवेश एंड आवेश। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमपी बोर्ड वाला के इस मजेदार से चैनल पर। मैं हूं आकाश रवर, आप सभी का छोटा भाई, आप सभी का फिजिक्स बड़ी। यार एक सेकंड, चश्मा लगाना भूल गया। बिना चश्मा के तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाते हो, तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आप सभी कूल होंगे, आप सभी मस्त होंगे, आप सभी मचारे होंगे, मचारे होंगे, मचारे होंगे। आपकी परेशानी को आसानी में बदलने के लिए, आपकी दुविधा को सुविधा में बदलने के लिए, आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं शिखर। आपको शिखर पर पहुंचना है ना। शिखर पर पहुंचना है तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से होती है, बिल्कुल ग्राउंड से होती है। तो हम वो शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग कक्षा 12वीं के छात्र हो, ठीक है, और मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्र हो, तो भाई सोने पे सुहागा है। कक्षा 12वीं और ऊपर से मध्य प्रदेश बोर्ड, तो आप सभी के सिलेबस को, आप सभी की बातों को बहुत आसान बनाने के लिए मैं आकाश रवन फिजिक्स वाला की टीम के साथ शिखर सीरीज लेकर आए, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के वन शॉट मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश व क्षेत्र, ठीक है भैया। चैप्टर लेंथी है, शुरुआत में ही मैं आपको धमाका कर देता हूं। ये चैप्टर लेंथी होने वाला, ये चैप्टर लेंथी होने वाला, ये चैप्टर लेंथी होने वाला। अगर आप सोचते हो कि सर इसको ऐसे देख लेना है, एक बात याद रखना, हमेशा हर साल ऐसा होता है जो सबसे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, वो इस चैप्टर में से आता है ना। और इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे आते हैं। तो एक तो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन, ऊपर से ऑब्जेक्टिव, तो खतरनाक होने वाला है चैप्टर। और चैप्टर खतरनाक होने वाला है। इस चैप्टर को आसान हम कैसे बनाएंगे? प्रैक्टिस, ठीक है। क्लास के बाद आपको इसके नोट्स तो मिल ही जाएंगे, तो नोट्स को रिव्यू करना मत भूलना। बिल्कुल आप ये गलती मत करना कि सर हमने नोट्स तो पढ़े ही नहीं, सर हमने नोट्स तो देखे ही नहीं। नहीं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, एमपी बोर्ड का पेपर बहुत आसान आता है। और आसान उनके लिए होता है जो पढ़ के जाता है, जो नहीं पढ़ के जाता उसके लिए तो पढ़ी हुई चीजें भी आसान नहीं है, ठीक है। तो पेपर आसान है। इस पेपर को और आसान बनाने के लिए आपको दिल से मेहनत करना पड़ेगी। इस पेपर को और इजी बनाने के लिए आपको दिल से मेहनत करना। और एक बात और, आपको जितना मैं बता रहा हूं उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। एक आध लैंग्वेज चेंज हो सकती है, भाषा चेंज हो सकती है। और एक प्रॉब्लम हमारे साथ ऐसी होती है कि कक्षा 10वीं तक हमें क्वेश्चन वाइज पढ़ाया जाता था, ठीक है, कि भाई मानव हृदय का क्षेत्र पढ़ लिया हमने, ठीक है ना, श्वसन तंत्र का क्षेत्र पढ़ लिया, पाचन तंत्र का क्षेत्र पढ़ लिया। लेकिन कक्षा 12वीं में सर हम क्या करें, सर हमें तो क्वेश्चन वाइज पढ़ाओ। बच्चों की दिक्कत बता दो, सर हम क्या करें, सर हमें तो नोट्स बनाना नहीं आते। ये दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों से उबरना पड़ेगा, इन दिक्कतों से ऊपर आना पड़ेगा, तभी जाकर तुम अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। इस चैप्टर का नाम विद्युत आवेश व क्षेत्र है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हो सकता है आपकी बुक में, क्योंकि अलग अलग प्रकार की बुक का आप उपयोग करते हो, कुछ एनसीईआरटी का उपयोग करते हैं और कुछ रेफरेंस बुक का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है आपकी किताब में इस चैप्टर का नाम विद्युत स्थितिकी हो। तो अगर विद्युत स्थितिकी भी है तो भी आपके काम आ जाएगा, और अगर विद्युत स्थितिकी नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा। दोनों कंडीशन में आपके लिए सुटेबल है, ठीक है ना बच्चा। याद रखिएगा, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है और लेंथी चैप्टर है, ठीक है ना भैया। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताइए, आपने खेल किया होगा, ठीक है, आपने एक खेल कभी ना कभी किया होगा। अगर आपने एक व्यक्ति को पकड़ा, बस इस व्यक्ति को चेयर पर बिठा दिया, दे चेयर पर कपड़े ही कपड़े, दे चेयर पर कपड़े कपड़े मारेंगे, ठीक है। जब हम उस चेयर पर कपड़े कपड़े मारेंगे और जब हम उस व्यक्ति को हाथ लगाएंगे तो हमको छोटा सा करंट लगता है। अरे क्यों होता? अरे क्यों होता? अक्सर सर्दी के दिनों में जब हम स्वेटर पहनते हैं या स्वेटर उतारते हैं तो छट छट सी आवाज आती है। अरे क्यों होता? क्या कारण है इसका, ठीक है। या फिर अगर कभी, है ना, ऐसा होता है, अगर कभी हम लोग कॉम्ब करते हैं, है ना, कॉम्ब करते हैं, कॉम्ब करने के बाद उस कॉम्ब को रखते हैं तो हल्के फुल्के कागज के टुकड़े उस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे क्यों होता है, काहे होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे क्या भैया क्या कारण है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस चीज को ना तुमने बनाया, इस चीज को ना मैंने बनाया, ये चीज दुनिया में थी, जब तक दुनिया है तब तक रहेगी। हम आज पढ़ेंगे आवेश के बारे में, हम आज पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, हम आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन से प्रकाश बनता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। मतलब प्रकाश जो है उसमें विद्युत क्षेत्र के दोलन भी हैं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन भी है। तो इन सभी से भाई साहब ये सारी चीजें प्रकृति की हैं,
ठीक है। और फिजिक्स के बारे में आप जानते हैं फिजिक्स है क्या? फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको एक टॉपिक दूंगा आज की क्लास में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में वो टॉपिक आता है और इसे पढ़ने से पहले तो मैं आज पूरी क्लास के बेसिक्स सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको पहले बताता हूं, है ना। सबसे पहले वैद्युत स्थितिकी क्या होता है, पहले ओरली सुन, लिख के भी बताऊंगा। सबसे पहले वैद्युत स्थितिकी क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत स्थितिकी के बाद, ठीक है भाई साहब। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत स्थितिकी, ठीक है। क्या होता है भैया याद रखना, अच्छा चैप्टर है, शानदार चैप्टर है, विद्युत स्थितिकी क्या होता है। उसके बाद कुछ बातें आवेश के बारे में, ठीक है। मैं आपसे क्या कहता हूं कि बच्चे पूरी तरह से जानते हैं, ठीक है। बच्चे पूरी तरह से सीख चुके होते हैं चैप्टर के बारे में, एट दी एंड उन्हें आवेश क्या होता है यही पता नहीं होता, ठीक है। तो विद्युत स्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, कुछ द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात और याद रखना, जो गॉस थ्योरम वाला पार्ट है ना, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बाद घन कोण, घन कोण के बाद गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, वो उसके पार्ट बी में आएगा, ठीक है। तो आप आधा आज करने वाले हो, ठीक है। मतलब आज ये मानिए कि करीबन इस 1 घंटे के लेक्चर में, इस 1 घंटे के लेक्चर में आप आधा चैप्टर कर लोगे और अगला 1 घंटे का लेक्चर पूरा चैप्टर करा देगा। तो 2 घंटे में आपका विद्युत स्थितिकी कवर होगा। मैंने ये बैच, हमारा परिश्रम एमपी का बैच है, काफी बच्चे शायद यहां पर भी होंगे, इसी चैप्टर को 12 लेक्चर में कराया, ठीक है। तो आपको वो 12 घंटे का काम 2 घंटे में मिल रहा है। तो आप सोचिए कितना अच्छा आपके लिए ऑफर है, ठीक है। सोने पर सुहागा है, थोड़ा सा क्लीन शेप में मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, लेकिन ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलता है चलता है चलता है, ठीक है ना बच्चों। मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है आकाश रमन, ठीक है। पिछले 13 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईसीएससी, है ना, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, नीट भी की क्लासेस लेता हूँ। आप पीडब्ल्यू के डिफरेंट चैनल्स पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा छोटा सा उपयोगिता, छोटी सी प्रेजेंस वहां दिख सकती है। आप देखिएगा, कभी भी आप देख सकते हैं, मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विद्युत स्थितिकी। देखो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन का है। आज मैं जो जो बातें बोलूंगा उसे आपको इमेजिन करना है, उसे आपको अच्छी तरह से दिमाग में कंसीडर करना है। देखिए आपने इस तरह की ये एक परिस्थिति है, ये एक स्थिति है जिसके बारे में हमने कभी ना कभी सीखा होगा। आपने केमिस्ट्री में सीखा है प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, सेमी प्लाज्मा स्टेट होती है, इनके बारे में। अच्छा कभी आपने देखा है, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक सेफ्टी प्रिकॉशन दे रहा हूं। मानो बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, पता है हमारे हाथ के ये जो बाल है ये खड़े हो गए, ठीक है। हमारे सर के बाल है ये भी खड़े हो गए, पता है। अगर ऐसा है कि अगर हमारे सर के बाल खड़े हो गए और हमारे हाथ के बाल खड़े हो गए तो तुरंत किसी बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप जाना, ठीक है। और अगर तुम ग्राउंड पर हो ना तो चुपचाप जाकर ऐसे कान पकड़कर ऐसे चिपककर जमीन पर बैठ जाना, ठीक है। अच्छे से तेज दबा लेना कानों को और चुपचाप जमीन पर जाकर बैठ जाना। क्यों? क्योंकि उन बादलों पर आ चुका है आवेश, जिसके कारण वो आपके हाथों के बालों को आकर्षित कर रहा है। हल्की चीजें होती है ना, हमें तो आकर्षित कर नहीं सकते, हम भारी होते हैं, ठीक है। अब बादलों पर आ चुका है आवेश तो बिजली गिरने वाली है, ठीक है। ये चीजें हमारे साथ होती हैं। मैंने क्या कहा था, आवेश को तुमने नहीं बनाया, आवेश को हमने नहीं बनाया, प्रकृति में उपस्थित है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें हमारे पास पढ़ने के लिए, इसके बारे में तो बता चुका हूं, ठीक है। इसके बारे में तो हम सीख चुके हैं, आगे समझिएगा, ठीक है। और भी चीजें हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले कुछ बातें, है ना, उसके बाद हम आते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत स्थितिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका नाम होता है विद्युत स्थितिकी, ठीक है। अब देखो विद्युत का मतलब यहां पर है आवेश, ठीक है। यहां पर ये जो वर्ड है ना विद्युत, ठीक है, ये विद्युत वर्ड किसको दिखा रहा है बच्चा? ये विद्युत वर्ड आवेश को दिखा रहा है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहां पर आवेश के बारे में बात कर रहा है। और स्थितिकी वर्ड जो है ना बच्चा, ये स्थिर आवेश के बारे में बात कर रहा है। तो हम इस चैप्टर में स्थिर आवेश के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करेंगे। मतलब जब आवेश विराम में होगा ना तब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे कहा जाता है विद्युत स्थितिकी। विद्युत यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा किसको? आवेश को। और स्थितिकी मतलब रुके हुए आवेश की स्टडी करना। एक चीज और, अंग्रेजी में से कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज और स्टैटिक का मतलब हुआ रुके हुए चार्ज की स्टडी करना, तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। हिंदी में कहा जाता है विद्युत स्थितिकी। भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंदर रुके हुए आवेश के बारे में, विराम में आवेश होगा उसके बारे में अध्ययन करोगे, तो उसे कहते हैं। अच्छा देखो इस चैप्टर में
मतलब इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। हम इसमें बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर लिखा हुआ है ना। हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, विभव के बारे में पढ़ेंगे, धारिता के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर काफी लेंथी है, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है। हम धीरे धीरे करके उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चा कुछ बातें, अब सवाल ये आता है ना, सवाल ये आता है कि आवेश आता कैसे। सवाल इतना सा आता है कि आवेश आता कैसे, तो बड़ा आसान सा, बड़ा साधारण सा जवाब है। आप लोगों ने कभी ना कभी स्केल का उपयोग किया होगा, दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। आप लोगों ने कभी ना कभी स्केल का, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको, ठीक है। हाँ, ये देखिए, आपने क्या करा, ऐसे सर पर एक स्केल को रब करा। आप लोगों ने कभी स्केल, भाई लाइन खींचते हो ना, स्केल का उपयोग करके उसको सर पर रब करा होगा। आप जब स्केल को सर पर रब करते हो ना, तो उस स्केल को जब आप कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हो, तो कागज के टुकड़े उस स्केल की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। कागज के टुकड़े क्या होते हैं, उस स्केल की ओर क्या होते हैं बच्चा, आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों, आप आज करके देखना। कंघी करते हो ना, मेरे पास रखी है कंघी, लेकिन कागज के टुकड़े नहीं है ना। आप कंघी करते हो ना, उस कंघी को करने के बाद आप उस कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों की ओर लेकर जाना, तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या होंगे, उस कंघी की ओर अट्रैक्ट होने लगे। पता है कारण क्या है, पता है रीजन क्या है, रीजन इज वन एंड ओनली आवेश, आवेश एंड आवेश। जब हम कंघी को रब करते हैं, जब हम स्केल को रब करते हैं, तो उस कंघी पर या स्केल पर पता क्या आ जाता है, आवेश, जिसके कारण वो क्या करता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो भाई एक बात तो हमें यहां से पता चली कि आवेश के होने के लिए वस्तु का होना बहुत आवश्यक है। आवेश, हवा भी एक प्रकार की वस्तु है, वायु में भी आवेश संभव होता है, ठीक है ना। अलग परिस्थिति की होती है तब, ठीक है, कि वो कुचालक से सुचालक बन जाती है, एक अलग परिस्थिति होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आवेश मिलना संभव है। तो हम करेंगे उसके बारे में बातें, हम करेंगे वक्त आने पर उसके बारे में बातें, आएगा वक्त तब हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, आवेश जो होता है, आवेश किसी वस्तु का गुण है। मैं आपको सबसे पहले सिखा रहा हूं आवेश होता क्या है, ठीक है। आवेश किसी वस्तु का गुण है, मतलब मैं हूं, मेरा गुण हो सकता है, ये माइक है, माइक का गुण हो सकता है, ये माइक लगा लूं भाई, है ना, ये पेन है, पेन का गुण हो सकता है, ये चश्मा है, इस चश्मे का गुण हो सकता है, और ये माउस है, इस माउस का गुण हो सकता है, और ये फोन है, इस फोन का गुण हो सकता है। तो आवेश इन सभी वस्तुओं का गुण हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर तुम सोचो कि बिना वस्तु के आवेश आ जाए, नहीं नहीं नहीं। तो आपको आवेश लाने के लिए सबसे पहले किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होगी। पानी पी लूं मैं। इसके बाद एक बात तो यह थी कि आवेश के लिए आपको किसी ना किसी वस्तु की आवश्यकता, एक बात। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, ध्यान से ना एक एक करके बातों को सुनते चलेंगे। अगर आप एक एक करके बातों को सुनते चलेंगे ना, तो आपको अपने आप चीजें समझ आएंगी, ठीक है। एक एक करके बातों को समझेंगे। तो देखो, आवेश क्या होता है, आवेश जब किसी वस्तु पर आता है, ठीक है, कैसे आता है ये भी बताऊंगा। आवेश जब किसी वस्तु पर आता है, जैसे कंघे पर आया था, ठीक है, जैसे स्केल पर आया था, तो उस कंघे और स्केल ने करा क्या कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भैया हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, ऐसा नहीं होता कि आपने कंघे को रब करा और बाहर एक पहना गाड़ी खड़ी हुई है, वो आकर्षित होकर आ जाए, नहीं, ठीक है। हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का ही गुण आता है, बड़ी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण नहीं आता। उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ता है, उसके लिए फिजिकल फोर्स लगाना पड़ता है। तो आवेश है क्या, आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसके कारण, सुनना ध्यान से, वस्तु है, मतलब आवेश एक वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण हल्की वस्तुओं को वो आकर्षित कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आवेश जो होता है, अभी तक हमने 2-3 एग्जाम्पल पढ़े, रगड़ने से आता है ना, घिसने से आता है, इस कारण से इसको घर्षण विद्युत भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये घर्षण से आता है, इस कारण से इसको घर्षण विद्युत या फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो आवेश आप भी बना सकते हो। अच्छा, कभी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए हो, ठीक है, कभी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना, वो बलून को सर पर रगड़कर ऐसे ऐसे रखना, उस बलून को सर पर रगड़कर ऐसे ऐसे रखना। जब आप बलून को सर पर रगड़कर ऐसे ऐसे रखोगे और उसे दीवार की तरफ ले जाओगे, तो बलून दीवार की ओर चिपक जाएगा। बलून क्या होगा, दीवार की ओर चिपक जाएगा। ऐसा क्यों, अरे बलून पर आवेश आ जाता, बलून पर आवेश आ जाता है भाई। अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी, अक्सर हमारे घर की दीवारों पर धूल चिपक जाती है। ऐसा कैसे होता है, अक्सर हमारे घर की दीवारों पर धूल चिपक जाती है, ऐसा कैसे होता है भाई, आवेश के कारण,
किसके कारण? आवेश के कारण। अरे किसके कारण? आवेश के कारण। आवेश है क्या? आवेश वस्तु का गुण है जिसके कारण हल्की वस्तुएं आकर्षित हो रही हैं। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है इसे पढ़ने के लिए, अभी तो काफी लंबी कहानी है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो भाई आवेश कैसे आता। सवाल यह है कि अगर आप आवेशित करना चाहते हो ना किसी वस्तु को घर्षण से, तो कुचालक होना चाहिए। कुचालक जानते हो ना, जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कुचालक पदार्थों को ही आवेशित कर सकते हो, है ना, घिसकर। घिसकर अगर चालक की बात करेंगे तो उसको घिसकर आवेशित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो सुनना ध्यान से, आवेश किसी वस्तु का गुण है। ठीक है, किसी भी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को आकर्षित कर लेता है। अब सवाल हमारे मन में आता है कि यह आवेश नाम का प्राणी आया कैसे। ठीक है, सवाल हमारे मन में आता है कि ये आवेश नाम का प्राणी आया कैसे, या आवेश नाम की बात हमारे दिमाग में आया कैसे। पहले इसको एम्बर कहा जाता था, एम्बर से इसको इलेक्ट्रिका में बदला गया और इलेक्ट्रिका से चार्ज हुआ। ये सब ग्रीक कंट्री के लोगों ने किया था नामकरण। हमारे भारत में तो उसको प्रारंभ से ही आवेश कहा जाता था, आज भी आवेश कहा जाता था और भविष्य में भी इसे आवेश ही कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो आवेश आता कैसे। थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री वालों का दिमाग थोड़ा सा चला हुआ है, मैं अब केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो देखिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, मतलब किसी भी चालक पर क्या, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, क्यों होती है? सवाल इतना आता है कि कोई भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाती है तो क्या होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाती है तो उस वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, उस वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता। अरे कहानी तो यही शुरू हो गई, यही खत्म हो गई कि अगर आपको आवेश लाना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गई तो भाई आवेश होगा ही नहीं। तो आवेश के आने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक नाभिक है, इस नाभिक के पास 2 प्रोटॉन है। आप क्या इसके प्रोटॉन को कम कर सकते हो? आप क्या इसके प्रोटॉन को कम कर सकते हो? तो आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है, तो नाभिक के अंदर से ना तुम उसे निकाल सकते हो ना उसे बाहर कर सकते हो। नाभिक के अंदर से ना प्रोटॉन निकाल सकते हो ना उसे बाहर कर सकते हो, तो क्या कम ज्यादा कर सकते हो? तो सवाल का जवाब है इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम कर सकते हैं। हम प्रोटॉन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नाभिक के अंदर, किसके अंदर है? नाभिक के अंदर। और जब वो नाभिक के अंदर है तो आप प्रोटॉन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करना भी मत, क्योंकि आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे बस का ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बदलेंगे। ठीक है, हम यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, तब जाकर कुल आवेश होगा। तो देखो भाई, हम प्रोटॉन का रेफरेंस मान लेते हैं, प्रोटॉन का रेफरेंस मान लेते हैं। अगर प्रोटॉन से ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, है ना, और अगर प्रोटॉन से कम होगा इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों स्थितियों में जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या फिर जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है उस पर आ जाएगा आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, किससे? प्रोटॉन से, तब आता है आवेश, आवेश और आवेश। ठीक है भाई, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। प्रोटॉन के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो नाभिक के अंदर है। तुम थोड़ी चले जाओगे नाभिक के अंदर, मैं थोड़ी चले जाऊंगा नाभिक के अंदर। तो जब हम नाभिक के अंदर नहीं जा सकते तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती। बराबर मतलब अलग अलग स्थितियां, और अगर बराबर हो जाती है तो वो बन जाता है नोबल गैसेस की तरह, अक्रिय गैसेस की तरह। हीलियम का नाम सुना है ना, ज़ेनॉन, रेडॉन, है ना, ये ना किसी से बल लगाती ना इन पर कोई बल लगा पाता। ठीक है, तो अब यहां से शुरुआत होती है हमारे घर्षण की। ठीक है, जब हमारे हाथ में कॉम्ब होता है, हमारे हाथ में स्केल होता है, जब हम कॉम्ब को या स्केल को ऐसे ऐसे रब करते हैं, ठीक है, जब हम कॉम्ब को या स्केल को ऐसे ऐसे रब करते हैं तो उस स्केल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ घट जाती है। क्योंकि संभव किससे होता है? आवेश का आना इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कम होने। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ना या कम होना कैसे हो पाता है? बढ़ना या कम होना हो पाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से।
ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आवेश कैसे आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। प्रोटॉन का ट्रांसफर मत लिख देना, ठीक है। अगर आपने प्रोटॉन का ट्रांसफर लिख दिया तो आपके मार्क्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे भैया, ठीक है। तो कृपया कर ध्यान रखिएगा इस बातों का, ठीक है, कि जब भी आप किसी वस्तु को ऐसे रगड़ते हो तो वो वस्तु दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। तो उस वस्तु पर आवेश आया, इस वस्तु पर आवेश कैसे आया? जब हमने उसे रगड़ा था ना, तो इलेक्ट्रॉन गए और इलेक्ट्रॉन आए, इसके कारण क्या आ गया? आवेश। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण क्या आता है बच्चे? आवेश, आवेश, आवेश। अब बात ऐसी आती है, सवाल ऐसा आता है, ठीक है, कहानी ऐसी आती है ना, जवाब ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, दोनों स्थितियों में आवेश है, तो कौन सा कब है? तो देख भाई, तुझको बताता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन है ना ज्यादा है प्रोटॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो इस स्थिति में भैया ऋण आवेश आता है, ठीक है। कौन सा आवेश आता है भाइयों बहनों? ऋण आवेश। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो माफ करना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो ऋण आवेश, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है प्रोटॉन से, तो इस स्थिति में धनावेश आता है। कौन सा आवेश आता है? धनावेश आता है। और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? उदासीन, उदासीन, उदासीन। ये कैसा हो जाएगा? उदासीन, उदासीन, उदासीन। याद रख, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कैसे आवेश आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आवेश के आने का एक लौता कारण है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इसके बिना काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हाय, कोई शक? हाय, कोई दिक्कत? पानी पी लिया, प्यास लगी है। हाँ भाई, तो आवेश के आने का कारण पता चला, ठीक है। अब देखिए और आगे बातें करते हैं, ठीक है। अब देखिए और आगे बातें करते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा चित्र दिखाया, बड़ा अच्छा चित्र दिखाया कि आवेश कहां रहता है। पहली बात तो जो चालक होते हैं ना, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होता है। पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन पर है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी चालक की, तो चालक पर आवेश उसकी सतह पर रहता है, और किसी कुचालक की बात करते हैं तो एक ही स्थान पर रहता है, ठीक है। ये थोड़ी सी हायर लेवल की बातें हैं, ठीक है। वक्त आने पर इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वक्त आने पर इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। अब छोटी सी बात है भैया, विद्युत रोधी क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कुछ बातें हैं, याद रखना, कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगी और एग्जाम में पूछी जाएगी। देखिए, सवाल इतना है कि आवेश को, ठीक है, सवाल इतना है आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी किताबों में कैपिटल क्यू और बहुत सारी किताबों में स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारी किताबों में कैपिटल क्यू और बहुत सारी किताबों में स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, आपकी जो इच्छा हो आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपका मन है कैपिटल क्यू का तो आप कैपिटल क्यू लगा लेना, आपका मन है स्मॉल क्यू का तो आप स्मॉल क्यू लगा लेना। दोनों फीजिबल है, दोनों काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, हम आवेश को हम आवेश का मापन कर सकते हैं, और जब हम आवेश का मापन कर सकते हैं, अर्थात आवेश क्या है? एक भौतिक राशि, ठीक है। आवेश क्या है भैया? भौतिक राशि। मैं हम सब मिलकर आवेश का मापन करेंगे। जब जब जरूरत होगी आप आवेश को नंबर में काउंट करके बता दोगे कि इतना आवेश है और इतना नहीं। हम कैसे करेंगे, अभी अगला टॉपिक आएगा उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप आवेश को माप सकते हो, क्योंकि जब आप आवेश को नाप सकते हो, तो अधिकतर नापने वाली वस्तुओं का, नापने योग्य वस्तुओं का मात्रक होता है। क्योंकि आवेश के बारे में एक बहुत बड़ा नियम आया था, जिस नियम को दिया था सर चार्ल्स अगस्ते कूलाम ने, ठीक है। तो सर चार्ल्स अगस्त कूलाम ने आवेश के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम दिया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आवेश का मात्रक कूलाम रख दिया। तो आवेश का मात्रक क्या होने वाला है? आवेश का मात्रक होने वाला है कूलाम, ठीक है भैया। क्या हिंदी में कूलाम और अंग्रेजी में भी क्या हो जाएगा? कूलाम। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल सी, ठीक है। तो आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, 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 कैपिटल सी। अच्छा, एक चीज और, आप अभी पिछली क्लास में है ना मात्रक एवं मापन की पद्धतियों में विमाएं पढ़कर आए होंगे। डायमेंशनल फॉर्मूलास कहा जाता है,
ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कितना आएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बच्चा 80। आपके बोर्ड में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और कितना होता है, ठीक है। तो जवाब है 80 80 80। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। देख पढ़ के बता ना क्या लिखा, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा घुटने पे मारेगा ना तो दिमाग चलेगा। ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, प्लस क्यू पढ़ रहा है ना, अरे सुन, ये प्लस क्यू नहीं लिखा, यह धनावेश लिखा है। क्या लिखा है, धनावेश। अरे आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है और प्लस लगा दिया मतलब आवेश, मतलब यहां पर धनावेश लिखा है। ठीक है, अब देख ये क्या लिखा है, माइनस क्यू। ठीक है, ये क्या है, ऋणावेश। ठीक है, ये क्या है भैया, ऋणावेश। अच्छा, इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते थे। दोनों चीजें अपनी जगह सत्य है, दोनों चीजें अपनी जगह बेहतर है। तो आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, मात्रक इसका कूलाम होता है, विमी सूत्र 80 होता है, बस। और भी है। अब आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। देखो बेटा, आवेश के प्रेरण की अलग अलग विधियां होती हैं। एक तो घर्षण, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। एक विद्युत स्थितिकी प्रेरण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसके बारे में वक्त आने पर हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे ना संधारित्र, तब आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि क्या होता है विद्युत स्थितिकी घर्षण, तब आपको सिखाया जाएगा ये सारी बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आवेश के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आवेश है ना, आवेश एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब एक मात्रक भी है उसके पास, एक मापन योग्य भी है, तो उसके गुण भी होते हैं, उसमें कुछ विशेषताएं भी होती है, उसमें कुछ क्वालिटीज भी होती है। तो आज हम उन क्वालिटीज, उन गुण के बारे में पढ़ेंगे। पहला, आवेशों की योज्य प्रकृति। ठीक है, पहला गुण क्या है, आवेशों की योज्य प्रकृति। दूसरा है क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। और तीसरा है संरक्षण। ठीक है, क्या बोला मैंने, आवेशों की योज्य प्रकृति, क्वांटीकरण एंड संरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों कर हम एक एक कर पढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले आवेशों की योज्य प्रकृति। ठीक है, ध्यान से समझना, आवेशों की योज्य प्रकृति क्या होता। ठीक, देख भाई, ये तेरे पास एक चालक है, देख भाई तेरे पास एक चालक है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तूने इसको पहले 4 कूलाम दिया, ठीक है, और इसको पहले 4 कूलाम दिया, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 कूलाम, खत्म। तो अगर किसी वस्तु पर आपको आवेश निकालना होता है तो बड़ा सिंपल सा, सिंपल गणित का उपयोग कर लो, आंसर आ जाता है। अगर तुम किसी चालक को, कल्पना करिए ये मेरे पास एक चालक है, इस चालक को 100 कूलाम देते हो, ठीक है, फिर देते हो 200 कूलाम, ठीक है, और फिर देते हो 300 कूलाम, तो कुल आवेश कितना हो गया, 600 कूलाम। तो किसी वस्तु पर आवेश निकालना है तो सिंपल गणित का उपयोग कर आप निकाल सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स का उपयोग कर आप निकाल सकते हो। यह योज्य प्रकृति। अगर यही चीज आप बायोलॉजी में पढ़ रहे होते ना, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी उल्टी हो जाती है कि अरे 100 वायरस गए, 300 वायरस गए, और तो टोटल कितने बन जाएंगे, जवाब होता 3 लाख। तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार जवाब बदलते हैं, कंडीशंस के अनुसार जवाब बदलते हैं। यहां पर याद रखना, आवेशों की सिंपल सी योज्य प्रकृति के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में, योज्य प्रकृति के बारे में पढ़ना। आगे है आवेशों का संरक्षण। एक छोटी सी बात बताइए, प्रकृति का नियम है ना, जिस चीज को हमने नहीं बनाया उस चीज को हम खत्म भी नहीं कर सकते। क्या आवेश को तुमने बनाया, क्या आवेश को मैंने बनाया, जब आवेश को तुमने नहीं बनाया, जब आवेश को मैंने नहीं बनाया, तो हम उसे खत्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोला कि आवेश को, मैं इसको कई तरीके बता सकता हूं। ठीक है, प्रकृति का नियम है कि इंसान ने प्रकृति को नहीं बनाया, तो जब इंसान ने प्रकृति को नहीं बनाया तो इंसान प्रकृति को समाप्त भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने आवेश को बनाया, और जब हमने उसे बनाया नहीं है तो हम उसको समाप्त भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम आवेश को खत्म कर सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना हम खत्म कर सकते हैं। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो जब तुमने बनाया नहीं है, जब तुमने खत्म नहीं करा, तो जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, जितना था उतना ही रहेगा।
ठीक है, किसी वस्तु पर जितना आवेश था हमेशा उतना ही रहेगा। शर्त यह है वो विलगित होना चाहिए। शर्त यह है वो कैसा होना चाहिए? विलगित होना चाहिए। ठीक है, याद रखना विलगित मतलब आइसोलेट होना चाहिए। अगर हम किसी वस्तु को टच कर लेते हैं तो आवेश का ट्रांसफर होता है। ठीक है, वक्त आने पर क्या वक्त आ गया, बता दिया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ठीक है, इससे एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल भी बनते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं। पहली बात तो कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि आवेश के क्वांटीकरण की सहायता से आप किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान निकाल सकते हो। किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान निकाल सकते हो। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? Ne। ठीक है, तो आवेश के क्वांटीकरण के सूत्र की सहायता से आप किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान निकाल सकते हो, क्योंकि आवेश धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक के लिए आप प्लस लगा देना, ऋणात्मक के लिए आप क्या लगा देना? माइनस। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर N का मतलब और E का मतलब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। Q के बारे में तो आप जानते हो, Q क्या है बच्चा? कुल आवेश अर्थात आवेश। ठीक है, En का मतलब है भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना इस बातों को कि यहां पर देखो ये सूत्र जो है ना बहुत सारी बातें बता रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत करी है आवेश के क्वांटीकरण की, इसके पीछे कई राज और हैं जिन राजों पर से अभी पर्दा उठाया जाएगा। तो क्यू क्या है? यहां पर आवेश है। ठीक है, क्यू क्या है? आवेश है। अब देखो एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि आवेश सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण है, हम प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम पूरी बातें किसकी करेंगे? इलेक्ट्रॉन की। तो आवेश यहां पर किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो ई का मान, ठीक है, ई का मान तुमको कोई नहीं बताएगा। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएगा ना तो भी तुमको कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। यह मान याद रखना, आपको यह मान दिमाग में रखना है। और पता है मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, कितना? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कोई भी नहीं बताएगा। तो आवेश के क्वांटीकरण की सहायता से पहले तो हम किसी वस्तु पर आवेश का मान निकाल सकते हैं, एक चीज। दूसरा, अगर आपको किसी वस्तु पर आवेश का मान निकालना है तो कुछ बातें ध्यान रखना। फार्मूला तो याद हो गया होगा, Q इज इक्वल टू एन। एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखिए आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, आपको बड़ी कंफ्यूजन होने की संभावना है। क्या कंफ्यूजन होने की संभावना है? कि देखो अब आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा ना, ठीक है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन के पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है ना, किसमें? पूर्ण गुणनफल या फिर पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, तो ये सब केवे हटा देते हैं, मैं और अच्छे से बताऊंगा। अब देखिए क्या बोला, एक वस्तु पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और ये पूर्ण गुणज किसको दिखा रहा है? एन को। अब देखो पूर्ण गुणज का मतलब यहां पर क्या हुआ? ये Q इज इक्वल टू एन, में एन का मान हमेशा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जितना तुम मानो उतना हो सकता है। लेकिन n का मान 1 हो सकता है, लेकिन n का मान कभी भी 1.5 नहीं हो सकता, है ना। n का मान 2 हो सकता है, लेकिन n का मान कभी 2.3 नहीं हो सकता। n का मान 3 हो सकता है, लेकिन 3.9 नहीं हो सकता। n का मान 4 हो सकता है, लेकिन 4.5 नहीं हो सकता। 5.6 नहीं हो सकता। मतलब n का मान सदैव पूर्ण गुणज में होगा। सदैव किस में होगा बच्चा? पूर्ण गुणज में होगा। तो क्वांटीकरण के नियम की सहायता से हमें पता चलता है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान, ठीक है ना, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान उस पर जब आवेश का मान निकालना हो तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। Q इज इक्वल टू एन, में n का मान हमेशा पूर्ण होगा। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल्स बनते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर योज्य प्रकृति मैंने बताई थी ना कि किसी वस्तु पर आवेश निकालना हो तो सिंपल सा ऐड कर दो। ठीक है, सिंपल सा क्या कर दो? ऐड कर दो, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा ऐड कर दो, काम खत्म हो जाता है। और दूसरी बात,
क्वांटीकरण के नियम के अनुसार अगर आवेश है ना तो वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यहां पर आवेश को छोटी छोटी बॉल के रूप में दिखाया, आधी बॉल नहीं हो सकती, पूरी हो सकती है। और अगला है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता ना ही समाप्त किया जा सकता किसी वस्तु पर। कुल आवेश का मान सदैव नियत था, नियत है और नियत रहेगा। इस पृथ्वी पर भी आवेश का मान सदैव नियत था, नियत है और हमेशा कैसा रहेगा बच्चा, नियत रहेगा। ठीक है, ये थे आवेश के क्वांटीकरण के। बच्चा कुछ बातें हैं यहां पर। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है भैया, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब देखो जितना आवेश, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी ट्रांसफर होता है। तो उस द्रव्यमान को निकालने के लिए Me इंटू N, N मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, Me का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। Me का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री में बताया गया है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये एग्जाम में आ चुकी हैं बातें, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन है, एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। भाई आधी से ज्यादा कहानी आपने मेरी लेक्चर में सुन लोगे। क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन पर 50 इलेक्ट्रॉन, एक पदार्थ पर 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, और जब 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो n का मान कितना आ गया, 50। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कौन सा आवेश होगा, धनावेश। अरे अभी तुझको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता पर कौन सा आवेश आता और इलेक्ट्रॉन के कम होने पर कौन सा आवेश आता। चिल्ला चिल्ला कर तुझे बताया था, याद तो होगा ही नहीं। सर आप तो चिल्लाते रहते हो, हमको तो पता ही नहीं है। हाँ, तो किसी वस्तु पर 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पर आवेश की मात्रा बताइए। तो आवेश की मात्रा निकालने के लिए Q इज इक्वल टू है, नहीं Q अपनी जगह है, N की जगह 50 और E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 16 पंजे 80 तो 8.0 इंटू 10 की पावर -19। 16 मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई मैंने 5.050 में करा तो आंसर ही आएगा। तो आंसर क्या आया, 8 इंटू 10 की पावर -19 का क्या है बच्चा, उस पर आवेश है। मात्रक लगा देना। और उससे पूछा कौन सा प्रकार। पहली लाइन में क्वेश्चन ने आंसर दिया था कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनावेश आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनावेश आता है। मेरे बच्चे इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि अगर कूलाम चाचा ने यह नियम नहीं दिया होता तो विद्युत स्थितिकी आज इतनी डेवलप नहीं होती जितनी है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा डेवलपमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज तक के विज्ञान में हुआ, उसके पीछे इन ही अंकल का हाथ है। ठीक है ना, किसका हाथ है। एक अंकल थे जिनका नाम था सर चार्ल्स अगस्त कूलाम। उन्होंने बताया, सुनना, वैसे ये बात हमें बहुत पहले से पता थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि दो आवेशों के मध्य बल कितना लगता है। मैं आपको एक बात, एक राज खोलने वाला हूं। ठीक है, कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो आवेश हैं मेरे बच्चे, अब दो आवेश कौन से हो सकते हैं, दो आवेश हैं तो भाई दोनों आवेश धनात्मक हो सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों आवेश ऋणात्मक हो सकते हैं। ठीक है, या फिर एक आवेश धनात्मक और एक आवेश ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दो आवेश हैं। ठीक है, क्या है भैया, हमारे पास दो आवेश हैं। ठीक है, दो आवेश धनात्मक हो सकते हैं। ठीक है, दो आवेश ऋणात्मक हो सकते हैं, एक आवेश धनात्मक और एक आवेश ऋणात्मक हो सकता है। तो अगर हमारे पास दो आवेश हैं तो बच्चा देखिए, अगर दोनों आवेश सजाती है, सजाती का मतलब समान, समान। ठीक है, सजाती का मतलब क्या है, समान आवेश है उस पर। ठीक है, और अगर दो आवेश सजाती है मतलब अगर एक धनात्मक है तो दूसरा भी धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो दूसरा भी ऋणात्मक है। तो दोनों आवेश अगर सजाती है, पता है, एक दूसरे को दूर करेंगे। पता है, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे। क्यों, प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है, एक जैसी चीजें हमेशा एक दूसरे को दूर करती हैं। वही नियम तो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये नियम कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप देखना, अगर आप एक जैसे हो, दो एक जैसे लोग बहुत कम साथ मिलते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं पर समान आवेश है तो यह क्या करेंगी, एक दूसरे को दूर अर्थात प्रतिकर्षित। ठीक है ना भैया, एक दूसरे को दूर मतलब प्रतिकर्षित, रिपेल करेंगे। और अगर किसी वस्तु पर विजातीय आवेश है,
कैसा आवेश है भैया? विजातीय आवेश है। मतलब विजातीय आवेश का मतलब अलग अलग, अलग अलग मतलब विपरीत आवेश। ठीक है, अलग अलग मतलब विपरीत आवेश। ठीक है, अलग अलग मतलब अच्छा विपरीत आवेश है, और विपरीत आवेश होने के कारण वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित। और अब प्रकृति का नियम है, नेचर में देखा गया कि दोस्त एक जैसी चीजें है ना आकर्षित करती है, एक जैसी चीजें है ना एक दूसरे को पास बुलाती है। तो हमें पता चला कि दो आवेशों के मध्य क्या लग रहा है? बल। ठीक है, दो आवेशों के मध्य क्या लग रहा है? बल। अरे उसी बल की गणना करी थी कूलाम चाचा ने, उसी बल की गणना करी थी कूलाम चाचा ने। ठीक है, तो याद रखना कूलाम चाचा का नियम, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, कूलाम चाचा का नियम कहता है कि दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल, उनके बीच के दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिणामों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू charges is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया आपको, यहां अच्छी तरह से। तो पहली बात तो ये, हमने माना कि हमारे पास एक आवेश है जिसका नाम है Q1, हमने माना एक आवेश है जिसका मान है Q2। अब दोनों समान हो जाएंगे, सजाती हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, दोनों विजाती हो जाएंगे तो आकर्षण हो जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं, हमें बल की गणना करना है, बल के प्रकार से मतलब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें बल की गणना करना है, बल के प्रकार से मतलब नहीं है। दोनों सजाती हैं तो भी वैलिड है, दोनों विजाती हैं तो भी वैलिड है, और इनके बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया? आर। एक बात याद रखना, इन्हें बिंदु आवेश के लिए ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आवेश, ठीक है, क्योंकि जब आवेश बहुत छोटा होता है दूरी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जब आवेश बहुत छोटा होता है दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो इन्हें कहा जाता है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। ठीक है, जब आवेश बहुत छोटा दूरी बहुत ज्यादा, तो इट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो अब कूलाम चाचा का नियम कहता है कि इनके बीच बल लग रहा होगा, बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स। इस कारण से हमने क्या लिया? एफ। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला बल समानुपाती है दोनों के गुणनफल के। यही बोला था ना, ये लिखा है कि दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चाहे वो आकर्षण हो, ठीक है, चाहे वो प्रतिकर्षण हो। ठीक है ना, चाहे वो आकर्षण, दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी बात, इनके बीच की जो दूरी है ना, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती। देखो और गहराई में समझेंगे, अगर आप Q1 का मान बढ़ाओगे, अगर आप Q1 का मान बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप Q1 का मान बढ़ाओगे तो आवेश का मान बढ़ेगा, है ना, आवेश का मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप Q2 का मान बढ़ाओगे तो आवेश का मान बढ़ेगा, और आवेश का मान बढ़ेगा तो बल का मान नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप Q1 बढ़ाते हो तो भी बल बढ़ रहा है, अगर आप Q2 बढ़ाते हो तो भी बल बढ़ रहा है। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों के गुणनफल, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और साथ ही साथ इनके बीच की दूरी कितनी है? आर। इनके बीच की दूरी कितनी है? आर। अगर आप दूरी बढ़ाओगे, इमेजिन करो आपने दूरी को दुगना कर दिया तो बल 4 गुना कम हो जाएगा। अगर आपने दूरी को तिगुना कर दिया तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। अगर आप दूरी को चौगुना कर देते हो तो बल 16 गुना कम हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर टाइम कम हो रहा है, अरे स्क्वायर टाइम, इसीलिए दूरी के व्यतिक्रमानुपाती, क्योंकि दूरी बढ़ाने पर बल कम हो रहा है, लेकिन दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती दुगना कम हो रहा है। ठीक है, तो कूलाम चाचा के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों के बीच के गुणनफल, दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। अब हमने यहां पर समीकरण 1 व 2 को मिला दिया, तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। क्या है बच्चा? F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाकर यहां पर कांस्टेंट लगाते हैं K। ठीक है ना, क्या लगाते हैं बच्चा? नियतांक K लगाते हैं। हर जगह अलग अलग नियतांक लगता है, और यहां पर हमने क्या लगा दिया? K। ठीक है, जिस K को क्या कहा जाता है? वैद्युत स्थितिकी नियतांक। और वायु निर्वात में SI पद्धति में इसका मात्रक होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना मात्रक होता है इसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है। ठीक है, अब 1/4 पाई क्यों? एक आवेश है, उसके चारों ओर का क्षेत्र है। ठीक है, उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? 4 पाई, और उसका एक बिंदु लेते हैं।
ठीक है ना। एक आवेश के चारों ओर का क्षेत्र 4 पाई होगा, 4 पाई का एक बिंदु लेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं 1/4 पाई, इसलिए। और एप्सिलॉन, क्योंकि हवा जो होती है वो दोनों आवेशों के मध्य के बल को कम कर देती है, कितना कम कर देती है, एप्सिलॉन नॉट गुना, ठीक है, इसलिए क्या लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। और अभी के मान को हम यहां पुट करते हैं, तो के का मान जब हम यहां पुट करते हैं तो बल का मान मुझे मिल जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। भैया ये नियम में ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नियम में ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मतलब बहुत, ठीक है। अब देखिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या पुट कर दिया 9 × 10⁹। अब ये कैसे आया 9 × 10⁹? अभी बता रहा हूं, रुक जाओ, ठीक है। आपको जब न्यूमेरिकल करना होंगे ना, ठीक है, आपको जब न्यूमेरिकल करना होंगे ना बच्चा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मत पुट करना, डायरेक्टली क्या पुट कर देना 9 × 10⁹ और मात्रा क्या लगा देंगे न्यूटन, ठीक है। अब देखो 1 तो 1 होता है, 4 तो 4 होता है, पाई का मान 3.14 या 22/7 जो मैंने वो पुट कर देना, और एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखना, ठीक है। किसका मान? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12, ठीक है ना। कितना होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। याद रखना ये मान, याद रखना ये मान तुम्हें आना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत बार, इसे निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है ना। इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसका मान 8.854 × 10⁻⁻12। तो भाई 1 अपनी जगह है, 4 अपनी जगह है, पाई अपनी जगह है, एप्सिलॉन का मान ये रहा। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 9 × 10⁹। तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला, एग्जाम में ये फॉर्मूला जो चाहे अच्छे रख देना। तो कूलाम के नियम की सहायता से हम दो आवेशों के मध्य बल की गणना कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना, काम नहीं होगा इसके बिना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भैया जब जब कूलाम का नियम आएगा, साथ ही साथ एकांक आवेश को लेकर आएगा। परिभाषा ये लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए, है ना, कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक का मान है Q1 और एक का मान है Q2, दोनों बराबर हैं, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको क्या मान लूं Q। इनके बीच की दूरियां कितनी है 1 मीटर। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इनके बीच लगने वाला बल F कौन सा हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। क्योंकि बराबर है ना भाई, तुमने तो बोला बराबर है और समान है, तो इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान कितना मान लिया मैंने 9 × 10⁹ न्यूटन। ये सब माना, ठीक है, ये सब क्या करा भाई हमने माना है, ठीक है, लेट करा है। तो दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी 1 मीटर, है ना, इनके बीच की दूरी 1 मीटर, प्रतिकर्षण का मान ये। तो देखिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। अब F अपनी जगह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹। Q1 की जगह 1, सॉरी माफ करना, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q, और बटे में क्या आ जाएगा 1। और F का मान कितना माना था, F का मान कितना माना था, F का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है। तो F का मान ये फुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इतना होता ही है। Q1 का Q, Q2 का Q, तो इससे ये कैंसिल, Q और Q क्या हो गया Q², और इसका मान कितना आ गया 1, तो Q का मान कितना हो गया √1, तो Q = ±1। भैया इसे कहा जाता है एकांक आवेश या फिर एक कूलाम। इसको क्या कहते हैं भैया, एकांक आवेश, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एकांक आवेश या फिर एक कूलाम। तो एग्जाम में अगर पूछी जाती है कि एक कूलाम की परिभाषा लिखिए, तो ये लिखिएगा कि जब दो बराबर और समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो और उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 9 × 10⁹ हो, तो उन्हें ही कहा जाता है एकांक आवेश। यह परिभाषा आपको लिखी मिलेगी, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, आपको परिभाषा आपको अच्छी तरह से मिलेगी। अगला है परावैद्युतांक, ठीक है, अगला है परावैद्युतांक, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। सबसे पहले देखिए वायु में, ठीक है ना, वायु में दो आवेशों के मध्य बल का मान क्या होता है 1/, ठीक है ना, दो आवेशों के मध्य बल का मान क्या होता है, तो F = 9 × 10⁹। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है F =
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और वायु के अलावा कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना, वायु के अलावा कोई भी पदार्थ है, तो इस स्थिति में मैं बल का मान एफ डैश दे देना, क्योंकि यहां एफ डैश लिखा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी लग जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लग जाएगा, एप्सिलॉन आर भी लग जाएगा, साथ ही साथ क्या होगा, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। आप देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो F बटा एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन LHS से LHS, RHS से RHS, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और यहां देखिए है ना क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। भाई इससे ये कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन आर उठकर ऊपर आ गया, तो F बटा एफ डैश, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर। और ये एप्सिलॉन आर क्या है बच्चा, पराविद्युतांक। एप्सिलॉन आर क्या है बच्चा, पराविद्युतांक, ठीक है। सामान्यतः हमने पदार्थ की उपस्थिति में, ठीक है, किसी भी पदार्थ की उपस्थिति में क्या पुट करा था, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लगा दिया था, एप्सिलॉन आर लगा दिया था, और इससे बोला जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट वायु की उपस्थिति में विद्युतशीलता है, ठीक है ना, वायु की उपस्थिति में विद्युतशीलता है, ठीक है। क्या एप्सिलॉन नॉट ये लिखा हुआ है, एप्सिलॉन माध्यम की, सॉरी है ना, एप्सिलॉन नॉट यहां पर मैं लिख देता हूं वायु के लिए विद्युतशीलता, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है, सापेक्ष, भैया वायु के सापेक्ष किसी पदार्थ की विद्युतशीलता, ठीक है। तो याद रखना, इसको के भी बोला जाता है, एप्सिलॉन आर भी बोला जाता है। अगर आप एप्सिलॉन आर का मान निकालते हो तो क्या निकलता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये लिखा हुआ है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। बच्चा सिर्फ इसको याद रखना, एमपी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, एमपी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं। अब कूलाम के नियम का सदिश रूप, आपको पता है ना कि बल एक प्रकार की सदिश राशि है, ठीक है। आप जानते हो ना कि बल एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बल किसी ना किसी दिशा में लगता है, बल के पास कोई ना कोई दिशा जरूर होती है। तो जब बल के पास कोई ना कोई दिशा है, तो कूलाम का नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लग रहा है बल। मान लीजिए ये रहा है Q1 Q2, तो अगर दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, तो ये इसको दूर फेंक रहा होगा, ये इसको दूर फेंक रहा होगा, ये इसकी दिशा होगी, ठीक है। और अगर इनके बीच आकर्षण होगा तो ये ऐसे फेंक रहे होंगे, ठीक है, ये ऐसे रख रहे होंगे। तो दो आवेश Q1, ठीक है, या फिर Q2 एक दूसरे पर क्या लगा रहे होंगे, बल लगा रहे होंगे, ठीक है। कल्पना कर लीजिए कि 1 और 2, इसका नाम रख देता हूं 1 और इसका नाम रख देता हूं 2, इसको मिलाने वाली जो लाइन है वो है R। तो 1 2 को आकर्षित कर रहा है, हम मान लेते हैं 1 2 को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है ना। तो F फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, आकर्षित कर रहा है ना, तो 1 2 को अपनी तरफ मान लो, कल्पना कर लो, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा दूरी का स्क्वायर। बच्चा क्योंकि ये सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा का दिखाना बहुत जरूरी। तो दिशा क्या है, ये आकर्षित कर रहा है ना Q2 को, तो ये इस तरफ बढ़ता आएगा, तो दिशा क्या हो जाएगी, R21, ठीक है। दिशा क्या हो जाएगी भैया, R21, कैप लगाया है मैंने, सदिश वेक्टर, ठीक है। अब ये भी मान लीजिए कि 2 1 को आकर्षित कर रहा है, तो इस स्थिति में बल फर्स्ट पर दूसरे के कारण, फर्स्ट पर बल दूसरे के कारण, सूत्र क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। साथ ही साथ दिशा क्या बोला, 2 1 को आकर्षित करा तो 1 इसकी तरफ चलेगा, ठीक है। तो 1 2, 1 से लेकर 2 की तरफ। अगर आप ध्यान से देखो, R12 हो या R21 है, भाई तुम यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, बात तो एक ही है, लेकिन एक तरफ में तुम्हें यहां जाना पड़ रहा है, एक तरफ में तुम्हें यहां जाना पड़ रहा है। दूरी तुम बराबर तय कर रहे हो लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। जब दूरी तुम बराबर तय कर रहे हो लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, तो इस स्थिति में R12 और R21 क्या है, बराबर जरूर है। तो आप चाहो तो इस R12 की जगह क्या पुट कर सकते हो, R21। तो देखिए F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। R12 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, R21 और माइनस आगे लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये पूरा मान, अब देखो ये पूरा मान किसके बराबर है, इसके,
ठीक है, अब देखो ये पूरा मान किसके बराबर है, इसके। तो देखो एफ, ठीक है, ध्यान से समझना, है ना, F12, ठीक है, F12 बराबर ये वाला माइनस, ठीक है, और इस पूरे का मान मैं क्या पुट करूंगा, F21। तो दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं ना, वो बराबर भी है और विपरीत भी है, वह बराबर भी है और विपरीत भी। और जब ये बराबर और विपरीत है तो यह न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है। ये न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो कर कर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम हमें यहां पर एप्लीकेबल होता दिख रहा है। ठीक है, ये है हमारे कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे न्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, है ना, ये रूम अभी मेरा इलाका है। ठीक है ना, अभी मैं एक रूम में हूं, इस रूम की लंबाई होगी करीबन 10 बाय 10। ठीक है, इस 10 बाय 10 के रूम के अंदर ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता। कोई आएगा ना तो धुल जाएगा। क्यों धुल जाएगा? क्योंकि मैं काम कर रहा हूं यार। काम करने में डिस्टर्ब करा जा रहा है मुझे, और काम करने में अगर डिस्टर्ब करा जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो ये मेरा इलाका है। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी आएगा ना उस पर बल लग जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लो मैं एक आवेश हूं, ये मैं खड़ा हुआ, मेरे आसपास मेरा इलाका है, कोई भी एंटर होगा ना अचानक से बल लग जाएगा, या वो मेरी तरफ आ जाएगा या वो मुझसे दूर चला जाएगा। इसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इतना याद रख लोगे ना काम हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। मान लो कि आपके पास एक आवेश है धनात्मक, इसके चारों ओर क्या है बच्चा, ये इसका एरिया। अब आपके पास एक परीक्षण आवेश है बच्चा Q0, इसका काम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना होता है। इस परीक्षण आवेश को आपने यहां रखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही यहां रखोगे इस पर क्या लग जाएगा, बल। ये इसको कहां फेंक देगा, दूर, तो ये कहां चला जाएगा, दूर। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उस आवेश पर क्या लगता है, बल, 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 उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ठीक है, याद रखना, छोटी सी बात है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है मेरे बच्चे। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें और है बेटा। धनात्मक आवेश के कारण इसकी दिशा बाहर की तरफ होती है। धनात्मक आवेश के कारण इसकी दिशा बाहर की ओर होती है बच्चा। ठीक है, और ऋणात्मक आवेश के कारण बच्चा इसकी दिशा आवेश की ओर होती है। ठीक है, ये काम आएगा बच्चा। ठीक है, धनात्मक आवेश के कारण इसकी दिशा आवेश से बाहर, और ऋणात्मक आवेश के कारण इसकी दिशा आवेश की ओर। अब सवाल यह है कि कल्पना करिए ये एक विद्युत क्षेत्र है। कल्पना करिए इस विद्युत क्षेत्र में मैंने एक आवेश रखा, इस आवेश पर जितना बल लगेगा ना उसे इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। लिखा है टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी विद्युत क्षेत्र में मैंने टेस्ट चार्ज रखा, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को एकांक धनावेश बोला है यहां पर। ठीक है, तो यह विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में मैंने इस आवेश को रख दिया, पेन को मैं आवेश मान रहा हूं। ठीक है, इस आवेश पर कुछ ना कुछ बल लगा, जितना बल लगा उसे बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चा इसका सूत्र याद रखेंगे, क्योंकि यह बल है। ठीक है, माफ करना, क्योंकि यह तीव्रता निकालने का तरीका है, तो इसका सूत्र क्या होता है, बल बटा वो आवेश जिसको हमने रखा है। हमने परीक्षण आवेश को रखा है, इस कारण से Q0 लगा दिया। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है मेरे बच्चे, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है बच्चे। ठीक है, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है बच्चा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र का पता लगाना होता है। ठीक है, इसका मान बहुत कम रखा जाता है। इसका मान बहुत कम क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर ज्यादा मान रख लेंगे तो यह दूसरे आवेशों को जाकर प्रभावित करने लगेगा। इसका खुद का भी तो विद्युत क्षेत्र होगा, इसी कारण से परीक्षण आवेश का मान बहुत कम रखा जाता है बच्चा। इंपॉर्टेंट 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 भैया, इसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। एफ का न्यूटन और कूलाम का, है ना, क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सॉरी माफ करना। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर सेकंड होता है। दोनों अपनी जगह बेहतर है, दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं। जो आपको रखना चाहो आप पुट कर सकते हो। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, इसका विमीय सूत्र MLT-3 A-1। ठीक है, MLT-3 A-1 होता है बच्चा। विमीय सूत्र पूछा जा सकता है, लेकिन इसका मात्रक पूछा जाता है हमेशा, बहुत बार हुआ। ये एक सदिश राशि है। ठीक है, धनात्मक से इसकी दिशा आवेश से बाहर की ओर और ऋणात्मक से इसकी दिशा आवेश की ओर होती है। ये बातें काम आएंगी बच्चा। ठीक है, अब देखिए
हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, ठीक है, कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कल्पना करिए कि आपके पास एक प्लस क्यू नाम का आवेश है, ठीक है, ये इसका विद्युत क्षेत्र देखा आपको, प्लस क्यू नाम का आवेश है, ठीक है, ये रहा इसका विद्युत क्षेत्र। भाई आर दूरी पर इसका विद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, तो यहां पर इस प्लस क्यू नाम के आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, ठीक है, प्लस क्यू नाम के आवेश पर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, ठीक है, और प्लस क्यू नाम के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हमने हमारा जिगरी यार भेजा जिसका नाम क्या है, परीक्षण आवेश। के परीक्षण आवेश जाइए, तुम पता लगा कि बताइए कि कितना बल लग रहा है, ठीक है, तो देखिए भैया दोनों के बीच बल लग रहा है, तो बल का मान क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। Q1 होता है पहला आवेश, Q1 होता है पहला आवेश, ठीक है, Q2 होता है दूसरा आवेश, ठीक है, तो Q1 तो Q है और Q2 की जगह क्या हो जाएगा, Q0। अब E का मान क्या होता है, F बटा Q0, F का मान ऊपर से पुट कर दो 1/4πε0 Q0 बटा आर स्क्वायर बटे में क्या चल रहा है, Q0। भाई Q0 से Q0 कैंसिल, तो एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अभी हम द्विध्रुव की बात करेंगे, ठीक है, अभी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की बात करेंगे, गॉस की प्रमेय की बात करेंगे, मतलब अब आने वाला जितना चैप्टर है, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, अब आने वाला जितना चैप्टर है वो सारा का सारा चैप्टर इसी से होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये जो सूत्र है, ये सूत्र अब आपके आसपास था, आसपास है और आसपास रहेगा, आप इसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है, आप इसे नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। तो कृपया कर इन सभी बातों को अच्छी तरह से पढ़कर जाइएगा, इन सभी बातों को अच्छी तरह से सीख कर जाइएगा, ठीक है, इन सभी बातों को अच्छी तरह से जानकर रहिएगा, ठीक है भैया। 4:30 हो गया, ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1 बाय, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। और एक बात और याद रखना, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो भाई ये जो सूत्र है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपके भैया ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कई बार, एमपी बोर्ड के फेवरेट ऑब्जेक्टिव की लिस्ट में से एक है। जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे बच्चे याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिए। अब देखिए भाई एक गड़बड़ बहुत, ये इतनी सारी चीजें लिखी हुई है ना, इन सारी चीजों को मैं इन 2-3 चित्र से समझा दूंगा। पता है एक अंकल थे जिनका नाम था, पता है एक अंकल थे जिनका नाम था, है ना, मेरे पास एक और इसका डायग्राम, बड़ा प्यारा डायग्राम था, ये रहा, ठीक है ना, सुनना ध्यान से, माइकल फेराडे। क्योंकि पहले विज्ञान इतना डेवलप नहीं था, पहले साइंस इतना डेवलप नहीं था, और जब पहले विज्ञान इतना डेवलप नहीं था, इतना विकसित नहीं था, तो माइकल फेराडे विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते थे। माइकल फेराडे विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताना चाहते थे, तो उन्होंने कल्पना करी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। अब भाई कल्पना करी है, होता नहीं है, क्या बोला, उन्होंने कल्पना करी। अगर तुम ढूंढने जाओगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती नहीं है, और जब ये होती नहीं है तो ये सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है। जब ये होती नहीं है तो ये क्या है बच्चा, सिर्फ काल्पनिक है, मतलब सिर्फ कल्पनाओं में होती है, ठीक है। अब यार क्योंकि काल्पनिक है, आप इसको देख नहीं सकते हो, तो ये है क्या, आपको पता है ना कि परीक्षण आवेश धनावेश होता है। मैंने अभी बीच बीच में मैं कह रहा हूं, मेरी लेक्चर की एक एक बात को ध्यान से समझना। परीक्षण आवेश क्या होता है, धनावेश होता है। और जब परीक्षण आवेश धनावेश होता है तो उसके पास आप किसी आवेश को रखो, ठीक है, उसके पास है ना, किसी आवेश को रखोगे, किसी आवेश के पास उसे रखोगे तो उस पर बल लगेगा। तो उन्होंने, सुनना ध्यान से, एक धनावेश के पास परीक्षण आवेश को रखा,
ठीक है, एक धनावेश के पास यहां रखा हुआ है, ठीक है, ये धनावेश के पास एक परीक्षण आवेश को रखा, तो परीक्षण आवेश जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर वो लाइन बनाते गए और उसे ही कहा विद्युत बल रेखा। ठीक है, अब यही बात अगर वो ऋणावेश के लिए करते, यही बात अगर वो ऋणावेश के लिए करते, जैसे यहां पर करी है, ठीक है, ऋणावेश के लिए करते तो भैया आवेश अंदर की ओर आता। ठीक है, तो भैया आवेश कहां आता? अंदर की ओर। ठीक है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा मार्ग है जिस पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा मार्ग है जिस पर परीक्षण आवेश गमन कर सकता है। अब देखो, जो एग्जाम में पूछी जाने वाली बातें हैं, जो एग्जाम में आती है, वो मैं बता रहा हूं। पहली बात काल्पनिक, दूसरी बात असंख्य, जितनी चाहो उतनी बना सकते हो। और जहां पर ये पास पास होंगी ना, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र को दिखा रही हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही हैं, तो जहां पर ये पास पास होंगी ना, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, और जहां जहां ये दूर दूर होंगी ना, वहां वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। अब इस चित्र में देखिए, ठीक है, यहां पर ये पास पास है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा, और यहां पर ये दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है बच्चा? कम है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकट है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक, और जहां पर ये दूर है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। एक बात ये, दूसरा है ना, अब ये सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। ठीक है, धनावेश से निकलकर यहां पर एक स्थिति बताइए। अब मानिए कि आपको किसी भी एक बिंदु पर, मानिए किसी भी एक बिंदु पर, ये मैं बिंदु बता रहा हूं ना, इन सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्पर्शज्या बनाना पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या बनाना पड़ेगा? टेंजेंट बनाना पड़ेगी, स्पर्शज्या, और जो स्पर्शज्या की दिशा होगी वही हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा की, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब इससे एक और बात पता चलती है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। कल्पना करिए ये धनात्मक है, कल्पना करिए ये ऋणात्मक है, तो क्षेत्र रेखाएं कहां से कहां जा रही हैं? धनात्मक से ऋणात्मक। क्षेत्र रेखाएं कहां से कहां जा रही हैं? धनात्मक से ऋणात्मक। तो अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर तो दो स्पर्शज्या बन सकती हैं, तो दो दिशाएं मिल गई, तो दो दिशाएं मिलना संभव ही नहीं है। और जब दो दिशाएं मिलना संभव नहीं है, इस कारण से दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आवश्यक है, ये कही गई बातें हैं, ये बताई गई बातें हैं जो एग्जाम में रिपीटेड होती है। ठीक है, असंख्य होती है, अनंत होती है, आप जितनी चाहो उतनी बना सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, असंख्य होती है, अनंत होती है, आप जितनी चाहो उतनी बना सकते हो। ठीक है, जहां ये सघन है मतलब पास पास है वहां विद्युत क्षेत्र का मान अधिक, और जहां ये दूर दूर है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब देखिए, क्या कोई ऐसा क्षेत्र संभव है जहां पर हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो? मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब आप समझ रहे हो? ठीक है, मतलब आप किसी भी बिंदु पर Q0 को रख दो, आप किसी भी बिंदु पर Q0 को रख दो, आप किसी भी बिंदु पर Q0 को रख दो, आप किसी भी बिंदु पर Q0 को रख दो, आप किसी भी बिंदु पर Q0 को रख दो, आप किसी भी बिंदु पर Q0 को रख दो, आप किसी भी बिंदु पर Q0 को रख दो, तो उस Q0 पर लगने वाले बल का मान अधिक। ठीक है, उस Q0 पर बल का मान, मैंने गलती से अधिक बोल दिया, उस Q0 पर लगने वाले बल का मान हर जगह बराबर हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इससे समांतर रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे यहां पर ये दिखाया गया। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहां पर विद्युत क्षेत्र बोला जाएगा। तो ऐसा क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और दिशा के साथ साथ उसका परिमाण बराबर होंगे, उसे कहा जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चा, देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए इस प्रकार की समांतर रेखाएं बनाई गई हैं, और समांतर रेखाएं इस तरह से बनाई गई हैं कि उनके बीच की दूरियां समान होंगी। अब देखो यहां पर, आप अगर ध्यान से देखो ना, यहां पर निकटता ज्यादा है, ठीक है, और यहां पर निकटता कम है। ठीक है, जहां ये निकट होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक, जहां ये विरल होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। तो यहां पर भाई बराबर बराबर दूरी पर है। ठीक है, जब ये बराबर बराबर दूरी पर है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा।
ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर विद्युत द्विध्रुव के बारे में। आप वर्ड को कैच करना, ठीक है, आप शब्द को कैच करना। आप अगर इसे कैच कर लोगे तो पूरा काम हो जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना, क्या नाम है बच्चा? द्विध्रुव। द्वि का मतलब क्या हुआ यहां पर? दो। ठीक है, द्वि का मतलब क्या हुआ यहां पर? दो। और ध्रुव का मतलब यहां पर क्या हुआ? आवेश। ठीक है, तो देखो भैया, जब दो आवेश होंगे, ठीक है ना, दो आवेश, दो कैसे आवेश? दो बराबर आवेश। ठीक है, दो आवेश, दो कैसे आवेश, मतलब दो बराबर आवेश। ठीक है भैया, तो जब दो बराबर आवेश, ठीक है, जब दो बराबर आवेश, ठीक है, बराबर कैसे? मतलब एक क्यू है तो दूसरा भी क्या होगा भैया? क्यू होगा। एक क्यू है तो मेरे प्यारे बच्चे दूसरा भी क्या होगा? क्यू होगा। तो जब दो बराबर आवेश, दोनों बराबर होंगे, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हो, क्या बोला? एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हो, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, बराबर आवेश, ठीक है, मतलब एक क्यू है और एक क्यू है। एक और बात, ठीक है, मैंने एक चीज मिस कर दी। पहली बात तो आवेश कैसे होंगे भैया? बराबर। ठीक है, दूसरी बात, इनके बीच की दूरी कैसी होना चाहिए? अल्प दूरी। ठीक है, और अल्प दूरी होने के अलावा विपरीत भी होना चाहिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होंगे तो इसे क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। एक आवेश को एकांक आवेश बोलते हैं और आवेश के जोड़े को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं बेटा। ठीक है, इनके बीच की दूरी, ठीक है, कितनी होगी भैया? 2l। 2l क्यों मानी है? क्योंकि ये रहा इसका केंद्र, केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी l और यहां तक की दूरी l। l और l कितना हो गया? 2l। ठीक है, l और l कितना हो गया भैया? 2l। ठीक है, l और l कितना हो गया भैया? 2l। तो विद्युत द्विध्रुव यहां तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, विद्युत द्विध्रुव में कितनी स्ट्रेंथ है? ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव में कितनी प्रबलता है? ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की प्रबलता, स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक टर्म बनाई गई जिसको बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोला जाता है भाई साहब? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा P से प्रदर्शित किया जाता है। आपको क्या करना है? दोनों में से किसी भी एक का परिमाण लो। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक का परिमाण लो और दोनों के बीच की दूरी का गुणा कर दो, तो हमें मिल जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्योंकि आपको इतना ही याद रखना और इसकी दिशा याद रखना, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है बच्चा मात्रक कूलाम मीटर। ठीक है, मात्रक क्या होगा भैया? कूलाम मीटर होगा। यूनिट क्या होगी भाई इसकी? कूलाम मीटर होगी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब हुआ कि आप पहली बात तो किसी द्विध्रुव की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हो। ठीक है ना, जब किसी भी द्विध्रुव की स्ट्रेंथ निकालना है तो आप किसका उपयोग करोगे? P = Q × 2l। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, क्योंकि एक सदिश राशि है, इसके पास दिशा होती है, इसी कारण से इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इतना सीख लिया होगा। अगर आप लोगों ने इतना सीख लिया, इतना पढ़ लिया, तो हम मूव करेंगे हमारे दो डेरिवेशंस की तरफ, जिसमें से एक है अक्षीय स्थिति, एक है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, एक है अक्षीय स्थिति और एक है निरक्षीय स्थिति। तो एक एक कर हम दोनों डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, पहले आता है अक्षीय स्थिति और दूसरा आता है निरक्षीय स्थिति। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें, इस चैप्टर में अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं पूरा डेरिवेशन करवा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं वन शॉट कर। तो देखो, अब ये जो टॉपिक हम जो पढ़ने वाले ना, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऊपर मैंने इसलिए लिख दिया इंपॉर्टेंट क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, मतलब आप हर एक साल में इस टॉपिक को देख सकते हो। तो संभावित इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल MP बोर्ड इस टॉपिक को देखो भैया, मुश्किल है, एक एक शब्द पर, एक एक लाइन पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, एक एक शब्द पर, एक एक लाइन पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैं मानता हूं एक द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है? जिसमें दो आवेश है ना, एक -q और एक +q। ठीक है, इनको मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? अक्ष। ठीक है, याद है ना, इनको मिलाने वाली लाइन कहलाती है अक्ष। ये रहा अक्ष का केंद्र जिसका नाम क्या है? O। यहां से लेकर यहां तक की दूरी L और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो गई बच्चा? L।
ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी l। अब देखो इस अक्ष को बढ़ा दिया, इस अक्ष को बढ़ा दिया और बढ़ाए हुए अक्ष पर एक बिंदु P मान लिया। ठीक है, इस अक्ष को बढ़ा दिया और इस बढ़ाए हुए अक्ष पर क्या मान लिया, एक बिंदु P मान लिया। अब O से लेकर P तक की दूरी आप चाहो तो D मान लेना, आप चाहो तो L मान लेना, जो आपका मन है आप वो मान सकते हो। L मत मानना, R मानना। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर मेरे पास दो आवेश है, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। ठीक है, तो मैं एक एक कर दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा बिंदु P पर। इसको मैंने नाम दे दिया है, इसको मैंने नाम दे दिया B। तो एक एक कर मैं दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। तो देखिए प्लस Q के कारण सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। ठीक है, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब बच्चा फॉर्मूला तो याद होगा ना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा दूरी का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। सूत्र क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, क्योंकि डबल हो रहा है इसीलिए एक बार 1 एक बार 2। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये रहा मेरे पास प्लस Q, ये रहा मेरे पास P। तो दूरी मुझे A से लेकर P तक की पुट करना पड़ेगी, तो D में से मैं L माइनस कर दूंगा तो ये दूरी मिल जाएगी, इट इज D माइनस L, ये दूरी मिल गई L। ठीक है, तो ये जो R स्क्वायर है ना, ये जो R स्क्वायर है ना, तो इस जगह पर दूरी की जगह क्या पुट करूंगा, D माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि धनावेश है, विद्युत क्षेत्र को क्या नाम दिया है आपने, E1, तो धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की हो, तो दिशा A से लेकर P की तरफ जा रही है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ AP वेक्टर। ठीक है, किस दिशा में जा रही है बच्चा, इन द डायरेक्शन ऑफ AP वेक्टर, AP की दिशा में। ठीक है, आगे समझिएगा और बातें हैं बच्चा। ठीक है, अब हम अगले माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, कहां पर, बिंदु P पर। तो यहां से लेकर, ठीक है, माइनस Q से लेकर P तक की दूरी, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो D में L जोड़ देंगे तो इट इज D प्लस L। ठीक है, D में L जोड़ देंगे तो इट इज D प्लस L। ठीक है, D में L जोड़ देंगे तो D प्लस L। तो भैया यहां पर हम दूरी क्या पुट कर देंगे, D प्लस L। ठीक है, हम क्या पुट कर देंगे, D प्लस L का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि ऋणात्मक आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, तो क्या नाम दूंगा भैया, E2। ठीक है, तो मेरे पास दो विद्युत क्षेत्र होगा, एक हो गया E1 और एक हो गया बच्चा E2। ठीक है, अगर मैं डायग्राम को ध्यान से देखूं तो ये D प्लस L है और ये D माइनस L है, तो D प्लस L, ठीक है, बड़ा है D माइनस L से। ठीक है, देखो D प्लस L कितनी ज्यादा दूरी है और D माइनस L कितनी ज्यादा दूरी, तो दूरी ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र कम, तो इन दोनों में से D प्लस L ज्यादा है और D माइनस L कम है, तो जो ज्यादा है उसके कारण विद्युत क्षेत्र कम और जो कम है उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा। तो D प्लस L के कारण कौन है, E2, और D माइनस L के कारण कौन है, L1। तो D प्लस L ज्यादा है तो E2 का मान कम हो जाएगा। ठीक है, और D माइनस L ज्यादा है तो E2 का मान ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर मुझे पता चला कि E1 बड़ा है किससे, E2 से। E1 बड़ा है यहां पर E2 से। ठीक है, तो मुझे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, E1 में से E2 माइनस करना पड़ेगा, जो मैं अगले पेज में कर देता हूं। क्या करना भैया, E इज इक्वल टू E1 में से क्या माइनस करना, E2। आपकी नजरों के सामने E1 और E2 का मान पुट करा, यार यहां पर दिशा पुट करना भूल गया, P से लेकर A की तरफ, माइनस है ना, तो P से लेकर A की तरफ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ PA वेक्टर। ठीक है, आगे बच्चा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। E1 का मान आप देखना वहां पर D माइनस L स्क्वायर है और E2 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय D प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो जो कॉमन आ रहा है हम कॉमन ले लेते हैं, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा 1/D माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/D प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां लेगा, इसको यहां लेगा, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहां लेगा, इसको यहां लेगा, तो जब हम इसको यहां ले गए तो ये कितना हो गया, D प्लस L स्क्वायर, और इसको यहां ले गए, एलसीएम ले रहा हूं भैया, यहां ले गए वहां ले गए का मतलब क्या है, एलसीएम ले रहा हूं और दोनों को नीचे मिलाकर लिख दिया। ठीक है, तो D माइनस L
और इट इज डी प्लस एल और इस पर क्या है, स्क्वायर है। थोड़ी बहुत गणित तो सबको आती होगी, जितनी मुझे आती है उतनी तो आती होगी कम से कम, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगली स्टेप में मैं वही करने वाला हूं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ध्यान से समझना, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2dl कितना हो गया, 4dl, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 2dl कितना हो गया, 4dl। अब देखिए q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q बटा 4dl को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2dl, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां पर क्या चल रहा है, ई बेटा q 2 और l ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, p, 2q और l की जगह क्या लिख दिया, p। अभी इससे पिछला टॉपिक यही था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरे बच्चे याद रखना, यहां पर दिशा क्या है बच्चा, ए से लेकर बी की ओर, ठीक है। दिशा क्या है बच्चा, ए से लेकर बी की ओर, ठीक है। और इसके अलावा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं। आंसर क्या आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd अपॉन में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक द्विध्रुव की बात कर रहा हूं, तो किसी आदर्श द्विध्रुव के लिए, ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आदर्श द्विध्रुव के लिए, ठीक है, तो आदर्श द्विध्रुव का मान, ठीक है, आदर्श द्विध्रुव का जो आकार होता है, ठीक है ना, आदर्श द्विध्रुव का आकार जो होता है वो लगभग 0 बिंदु आकार के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, बिंदु आकार के बराबर होता है। तो इसी कारण से एल स्क्वायर को लगभग कितना मान लूंगा, 0। ये एल स्क्वायर को क्या मान लिया, 0 मान पुट कर दे, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd, ठीक है, और डी स्क्वायर एल स्क्वायर तो 0 हो गया, इनटू में क्या हो गया 3/2, पावर में 3/2 है, इससे ये कैंसिल, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd अपॉन में डी की पावर क्यूब। ये रहा मेरा फाइनल आंसर, और मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये डेरिवेशन ऐसा है कि जो एग्जाम में आता है, तो इसको आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, तभी जाकर आप इसके कुछ मतलब क्वेश्चंस कर पाओगे। अगला हम करते हैं बच्चा क्या, अगला हम करते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना। ये कंपैरेटिवली काफी इजी है, निरक्षीय स्थिति पिछले वाले की तुलना में काफी इजी है और काफी छोटा है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब देखो निरक्षीय स्थिति, मान लिया मेरे पास एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। इनको मिलाने वाली ये जो लाइन होगी ना, इसको क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। इस अक्ष का मध्य बिंदु क्या होता है, ओ। यहां से लेकर यहां तक की दूरी L, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी बच्चा, L। अब मैं इसका एक लंब अर्धक बनाऊं, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसके लंब तो हो ही, और साथ ही साथ इसे 2 बिंदुओं में, 2 भागों में बांट रहा हो। इस लंब अर्धक पर एक बिंदु P मान लिया, O से लेकर P तक की दूरी मैंने कितनी मान ली, D। सेम तरीका, सबसे पहले प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बटा दूरी का वर्ग, है ना, E1 नाम दे दूं, फिर माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको क्या नाम दे दूं, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा दूरी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर दूरी के साथ ही तो खेल करना है पूरा, दूरी के साथ ही तो खेल करना है पूरा। ठीक है, तो अब हम यहां पर बनाएंगे दूरी। ठीक है, तो प्लस Q से लेकर P तक की दूरी, है ना, मैं इसको A नाम दे दूं बेटा, मैं इसको B नाम दे दूं। ठीक है, तो A से लेकर P तक की दूरी, बेटा ये लंब है ना, ये आधार है, ये लंब है, तो पाइथागोरस की थ्योरम से इसका मान हो जाएगा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहां देखिए इसको, ये आधार है, ये लंब है, इसका मान क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस जगह पर ध्यान से समझना, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, और साथ ही साथ क्या लग जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सेम टू सेम यहां पर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो E1 और E2 क्या है बच्चा, यहां पर बराबर। ठीक है, E1 और E2 क्या है यहां पर बराबर। अब देखो बच्चा, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में जाएगा। ठीक है, माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा, तो E1 की दिशा ये हो जाएगी, E2 की दिशा ये हो जाएगी, और प्लस Q से लेकर माइनस Q विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, प्लस Q के कारण ऊपर, माइनस Q के कारण इस दिशा में, प्लस Q से बाहर की ओर होता है, माइनस Q से अंदर की ओर होता है, तो ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर निकालेंगे तो ये क्षैतिज घटक के बराबर है। ठीक है, तो E के क्षैतिज घटक, पहला E1 का मान निकालेंगे E के सापेक्ष, तो क्या निकलेगा, क्षैतिज घटक में क्या लग जाता है, cos थीटा। ठीक है, E2 का मान निकालेंगे E के सापेक्ष, तो क्या लग जाएगा, E2 cos थीटा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि E1 और E2 बराबर है, तो इस E2 की जगह मैं E1 पुट करूंगा। ठीक है, तो E1 cos थीटा, आप चाहो तो E1 की जगह E2 भी पुट कर सकते थे, दोनों अपनी जगह, तो E2 की जगह क्या लगा दिया, E1, तो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। तो E का मान क्या हो गया, 2E1 cos थीटा। इस E1 का मान मैं यहां पुट करूंगा और मैं आंसर ले आऊंगा। ठीक है, अगली वाली स्लाइड में कर देता हूं। ठीक है, अगली वाली स्लाइड में कर दूंगा तो अच्छी तरह से आ जाएगा आपको। क्या हो गया भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या था बच्चा हमारा, 2E1 cos थीटा। ठीक है, 2E1 cos थीटा किसका मान था, E का। ठीक है, अब 2 अपनी जगह है, E1 का मान 1/4πε0, ध्यान से ना, है ना, पूरा का पूरा इसके आगे कर रहा हूं, E1 का मान पुट कर रहा हूं, E1 का मान 1/4πε0 Q बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में cos थीटा। तो डायग्राम में देखिए हम cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लाल कक्का से आधार भट्टिक कर्ण। तो आधार क्या है, L, और कर्ण का मान क्या है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आप ये वाला जो ट्राइंगल मानो वो मान सकते हो, जो भी अच्छा लगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा की जगह L बटा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किसमें, है ना। अब देखो 2Q और L क्या होता है, P, मतलब 2QL क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, अब देखो साथ में क्या चल रहा है, 1/4πε0। ठीक है, यहां क्या बचा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर में क्या कर दूं, 1/2। बेटा रूट हटाकर पावर क्या कर दिया, 1/2। दोनों के आधार समान है, इसका बेस 1 है, इसका बेस 1 है ना, दोनों के आधार समान है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो 1/4πε0 P, दोनों की घात को जोड़ दूंगा, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2। तो E का मान हमारा फाइनली आ गया, मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन वही एक आदर्श द्विध्रुव का आकार बिंदु आवेश होता है, इस कारण से एल स्क्वायर को कितना मानना पड़ेगा, 0। तो E इज इक्वल टू 1/ε0। ठीक है, P बटे में डी स्क्वायर और एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 इंटू में 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो E का मान कितना आ गया, 1/4πε0 P बटा डी की पावर क्यूब। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में इसकी दिशा जरूर बताइएगा। तो बच्चे इस वाले लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है ना, इस वाले लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, बाकी है ना, हम द्विध्रुव पर, आघूर्ण पर बल, एक समान विद्युत क्षेत्र में, दूसरा
उसके बाद फ्लक्स, घन कोण, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के चारों अनुप्रयोग, वो हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट में जब आओगे तो और चीजें दमदार होंगी, अगले पार्ट में जब आओगे तो और चीजें मजेदार होंगी। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। दोबारा मुलाकात होगी हमारी अगले वाले लेक्चर में। टाटा बाय बाय। और प्रैक्टिस करके आना, नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स की प्रैक्टिस करके आना। बाय 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 बाय।